ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे आपस में लिंक कैसे होता है प्रोकैरियोट से? मैम वहाँ पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो है आपकी वो ट्रांसक्रिप्शन आपकी जो है कंप्लीट होती है, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रांसलेशन भी साथ कंप्लीट मीन्स एक ही वक्त में जो वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, यानी कपल्ड होते हैं, ठीक है ना? तो चूंकि वहाँ पे कपल्ड यस होते हैं तो कपल्ड का मतलब ये है कि उनको ट्रांसपोर्ट की या एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया? तो अभी जो जरबीन ने रीड आउट किया है एब्स्ट्रैक्ट, उससे आपको क्या समझ आई है? मेरी बात कर रहे हैं मैम। जी जी, आप ही की बात करें। मैम यहाँ पे जो इन्होंने बात की है वो तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात की है। आरएनए जब एक दफ़ा बनती है न्यूक्लियस में तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट रूट्स इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल है जिसमें स्मॉल जो माइक्रो आरएनए होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिसमें ये न्यूक्लियर पोर्ट्स के थ्रू या रिसेप्टर्स के थ्रू उसको बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा लार्ज जो वो होते हैं लार्ज आरएनए होते हैं उनको रेबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स के थ्रू या एक्सपोर्टर्स स्पेसिफिक जो एक्सपोर्टर्स होते हैं रेपर प्रोटीन्स उनके थ्रू जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जी ठीक है, थैंक यू अखलाक। अच्छा, इस पेपर को जो है ना हम पूरा कवर नहीं करेंगे। सिर्फ मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक दफ़ा जब सारी टाइप की आरएनए स्पीशीज साइटोप्लाज्म में से उनके न्यूक्लियस में सिंथेसिस हो जाती है उनकी, तो फिर वो साइटोप्लाज्म में कैसे एक्सपोर्ट कैसे होती है, ठीक है ना? तो आपको इन जनरल जो है इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम कुछ फिगर्स हैं जिनको बस टारगेट करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ हैं आरएनए की वो कैसे एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है? अच्छा, आपको ये फिगर जो है फिगर 1 नज़र आ रही होगी क्लियरली, द डिफरेंट आरएनए एक्सपोर्ट पाथवेज, ठीक है? इस फिगर को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। We know that different kinds of RNA are produced in the nucleus, like transfer RNA, microRNA, small nuclear RNA, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए जो है इनकी सिंथेसिस होती है, साथ ही साथ इनकी प्रोसेसिंग होती है, मैचुरेशन होती है, और साथ ही फिर एक्सपोर्ट फैक्टर्स जो हैं उनके साथ इनकी असेंबली भी होती है, ठीक है? तो आपको सब पता चल रहा होगा कि जब से ऊपर जो लाइन शो हो रही है वो सारे टाइप्स के आरएनए हैं, जिनसे आपको क्लियरली आइडिया भी हो रहा है कि मैसेंजर आरएनए को अगर आप देखते हैं तो उसमें कैप शो हो रही है, फिर उसके बाद इंट्रॉन एक्सॉन शो किए, फिर पॉली ए टेल हो रही है। इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर जो माइक्रो आरएनए है, ठीक है, उसका भी कैप है। अब देखिए कि माइक्रो आरएनए जो है वो भी जो है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो उसकी सिंथेसिस करता है, ठीक है? तो उसकी भी कैपिंग जो है वो होती है, जो माइक्रो आरएनए कुछ माइक्रो आरएनए की। अच्छा, सेकंड जो स्टेप बनता है उसके बाद इनकी जो आप देखें कि एक्सपोर्ट फैक्टर्स के साथ जो इनकी इंटरेक्शन है, रिकग्निशन है, वो सारे डिफरेंट पाथ शो की हुई है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इटसेल्फ जो आरएनए स्पीशीज हैं वो शो हुई हुई हैं, और उसके बाद जो टाइप ऑफ एक्सपोर्ट फैक्टर्स हैं, एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स आप कह सकते हैं, ठीक है? वो उनके साथ उनको रिकग्नाइज करती हैं, उनको बाइंड करती हैं। और उसके बाद फिर आप सबसे नीचे वाली लाइन में देखते हैं तो आपके पास न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस शो हुए हैं, ठीक है? ये जो आपके पास बास्केटबॉल टाइप स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो वी कैन हैव अबाउट 20,000 न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? बहुत ज़्यादा इनका नंबर होता है, और जो कि वेरी भी कर सकता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो उनमें होती हैं, और ये बिल्कुल एक तरह से जैसे आपके घर में गेट होता है और वो अलाउ करता है कि किसने गेस्ट ने अंदर आना है, किसने नहीं आना है, किसको रोकना है, सारा कुछ था। तो उस तरह के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस ने करने होते हैं, ठीक है? तो इनके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं जिनसे ये मिलकर बन रहे होते हैं। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हमारा फोकस सिंपल ये है कि हमने कैसे देखना है कि जो डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं वो एक्सपोर्ट फैक्टर्स जो है उनको बाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर उनको जो है वो उसमें साइटोप्लाज्म में लेके जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, फॉर द मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट रूट द नेम्स ऑफ बोथ मेटासोन्स एंड yeast proteins are indicated, and messenger RNA are shown with additional adapter proteins and RNA binding factors. अगर आप देखते हैं मैसेंजर आरएनए का, अगर आप देखें तो ये देखें आप सेकंड जो लाइन में है आपके पास सीबीसी, जो कि आपके पास कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स पूरा था, ठीक है? जिसने कैप को रिकग्नाइज करना था वो बाइंड करता है। इसके बाद एडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि
मैसेंजर आरएनए के आप कह सकते हैं कि इंटरनल जो सीक्वेंसेस हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं सब। और फिर उसके बाद आपके पास एडेप्टर प्रोटीन्स हैं और जो कि ऑरेंज ओवल्स यहाँ शो जो हो रहे हैं ये वहाँ बाइंड करती हैं, उनको रिकग्नाइज करती हैं, और उसके बाद फिर इनकी जो एक्सपोर्ट है वो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो राइबोसोमल आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए उसकी भी पूरी आप देखें कि उसकी सिंथेसिस होती है, उसके बाद मल्टीपल उसके साथ जो हैं वो बाइंड कर रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी, ठीक है। तो ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन्स बेसिकली हैं जिनका नाम इन्होंने यहाँ पे XPT और XP5 वगैरह शो किया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट आरएनए स्पीशीज के लिए डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें जो देखना है थोड़ा सा, हम देख लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए की जो है ना ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड और स्प्लाइसिंग कपल्ड मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट। अब एक चीज ध्यान में रखें कि हमने अभी जस्ट ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है, तो आपको ये भी पता है कि इंटरफेस में जब हम अगर बात करते हैं जीनोम की, तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो साथ ही जो प्रोडक्ट बन रहा है उसने अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी सिंथेसिस होती है और उसके 5 प्राइम एंड और फर्दर जो है डाउनस्ट्रीम उसकी सिंथेसिस होती है, तो वो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए के ओवरऑल उनको रिकग्नाइज करते हैं फिर ये एक्सपोर्ट प्रोटीन्स और एडेप्टर्स ना, और उसके बाद फिर वो उसको कैरी करके तो साथ ही न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से लेके तो साइटोप्लाज्म में उसको लेके जाते हैं, ठीक है। अब फिगर 3 को हम देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड और स्प्लाइसिंग कपल्ड मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट जो है वो क्या होती है, ठीक है। In yeast, the nascent transcript generated by RNA polymerase II is co-transcriptionally folded and assembled into a pre-messenger ribonuclear protein, ठीक है, pre-mRNP by the THO और PREX complex, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं जैसे ही उसकी सिंथेसिस हो रही है तो वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के नाम शो हो रहे हैं, वो उसको बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये हो रहा है जैसे उसकी सिंथेसिस हुई, कुछ रीजन एक्सपोज हुआ जहाँ पे इन प्रोटीन्स ने बाइंड करना था वो उसको रिकग्नाइज करके बाइंड कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस शो किए जा रहे हैं, ठीक है, इट कंपनीज द इलोंगेटिंग polymerase II आफ्टर co-transcriptional association with additional pre-messenger RNA factors, for example cap binding complexes and RNA binding proteins, जो कि यहाँ पे ऑरेंज में शो हो रही हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर के जो ओवल्स शो किए मैंने। ओके, हाँ, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, MAX67 and MTRX2 मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट रिसेप्टर इज रिक्रूटेड टू मैसेंजर आरएनए वाया एडेप्टर प्रोटीन, ठीक है। जैसे YRA1 जो है ये एडेप्टर प्रोटीन है एक तरह की। तो व्हेन इमर्जिंग एट साइटोप्लाज्मिक साइट ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, द मैसेंजर आरएनए एनकाउंटर्स अ रीमॉडलिंग मशीनरी ऑन द न्यूक्लियर पोर fibrils that consist of ATP dependent RNA helicase, ठीक है, उनके नाम वगैरह शो किए हुए हैं और फिर एक्टिवेटर्स शो किए हुए हैं और फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट फैक्टर्स, मैसेंजर आरएनए में स्टिल कंटेन अ फ्यू शटलिंग आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कि NP3 वगैरह, दैट इन्फ्लुएंस ट्रांसलेशन। सो मैसेंजर आरएनए इज रिक्रूटेड टू द ट्रांसलेशन इनिशिएशन मशीनरी via its 5' cap that is recognized by the initiation factor, ठीक है। ये हम ट्रांसलेशन जब अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट तो हमें आइडिया होगा कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन्हें इनको बाइंड करना है कैप को। So transport factors are re-imported, which in some cases required phosphorylation, ठीक है। एक दफा जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अपने टारगेट आरएनए को लेके आ जाते हैं तो फिर वो री इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर समटाइम्स उनकी फॉस्फोराइलेशन भी होती है कि अब वो उसी फॉर्म में वापस न्यूक्लियस में नहीं जा सकते until or unless they get phosphorylated, ठीक है। जब वो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी फिर वो न्यूक्लियस में वापस जा सकते हैं। और ठीक है, तो उसमें आप देखें कि ए वाली साइड फिगर में यीस्ट का शो किया है सारा प्रोसेस और बी वाली जो फिगर है उसमें मेटाजोआ हायर मैमल्स का शो किया हुआ, ठीक है। आप देखें कि ट्रांसक्रिप्शन है पोलीमरेज 2 जो है उसने स्टार्ट करनी है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस भी साथ साथ होगा, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, फिर आप देखें कि रिक्रूटमेंट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, सारे THO और UAP जितने भी एक्सपोर्ट प्रोटीन्स और अडेप्टर्स हैं वो उसको बाइंड करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पे उसकी रिकग्निशन होगी और फिर उसको रिलीज किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएंगे पूरा जो सिस्टम है ये, तो फिर जो जितने भी ये एक्सपोर्ट फैक्टर्स हैं ये उससे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो अगर ये मैसेंजर आरएनए है तो फिर इसकी ट्रांसलेशन के जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो उसको बाइंड करेंगे और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा ये पॉइंट था जो आप लोगों को बताना था इस पेपर में, और एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो एक कॉन्सेप्ट है आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं आपने जी मैम जो आपने फॉस्फोराइलेशन वाली बात बताई है कि दोबारा न्यूक्लियस में जा सकते हैं, वो बता दें। जी, मैं कह रही हूँ कि देखें, एक दफ़ा ये अपना जो प्रोडक्ट है लाइक मैसेंजर आरएनए, जितने भी एक्सपोर्ट फैक्टर्स हैं और अडेप्टर्स हैं, ये उसको कैरी करके जब साइटोप्लाज्म में ले आते हैं ना, तो इन्होंने फिर री इम्पोर्ट भी होना है, ठीक है। एक सिर्फ एक यही मैसेंजर आरएनए तो नहीं है ना, डिफरेंट टाइप की मैसेंजर आरएनए स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ये वापस जाएंगे, तो वापस जाने के लिए सम टाइम इनको फास्फोराइलेशन की जरूरत होती है कि एज सच ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से पास नहीं हो सकेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो उसके बाद ही शायद ये वहाँ पे वापस न्यूक्लियस में जा सकते हैं। तो ये पॉइंट है सिर्फ जो कि शो किया हुआ है। मैम फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट करेगी इन्हें दोबारा उधर जाने के लिए, जो भी देखिए, दो फॉस्फोराइलेशन कुड बी अ काइंड ऑफ टैग ना, ठीक है। यानी आप ये देखें कि ये टैग है जिसको कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ने इंपोर्ट भी करनी है और एक्सपोर्ट भी करनी है ना, ठीक है। तो अब जब एक्सपोर्ट उसने कर दिया एक दफ़ा, एक फॉर्म में उसने एक चीज़ को बाहर निकाल दिया, तो वो उसी फॉर्म में वापस शायद उसके एंटर नहीं हो सकती। एक्चुअली बात यह है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं ना, इनके ऊपर बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन जो है वो आंसर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पता नहीं है अभी तक, ठीक है, अनक्लियर हैं चीज़ें। तो कुछ का ये कह रहे हैं कि शायद उनको फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि उनको फॉस्फोराइलेशन के बाद कुछ और ऐसी प्रोटीन्स और रिकग्नाइज करती हो और फिर उनको वापस इंपोर्ट में हेल्प करती हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, हाँ, जीन गेटिंग एंड मैसेंजर आरएनए एक्सपोर्ट। अब ये जीन गेटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि many years ago some scientists actually proposed that this hypothesis, gene gating hypothesis, that every gene in the nucleus is physically connected or gated to a particular nuclear pore complex in the nuclear membrane, ठीक है। अब ये 20 years ago तो साइंटिस्ट ने ये प्रपोज तो कर दिया, लेकिन ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जब इन्होंने किए माइस में, ड्रोसोफिला में, तो फिर उन्हें पता लगा कि एक्चुअली इट एग्जिस्ट, ठीक है। जीन गेटिंग का जो फिनोमिना है ये एग्जिस्ट करता है, अगर इतनी स्ट्रिक्ट सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर एक सिंगल जीन है तो उसके लिए एक सिंगल न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा कि उस जीन के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और फिर वो अडाप्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के जरिए से उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पोर से ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, लेकिन ये है, ये हो सकता है कि कोई क्लास है मैसेंजर आरएनए की, कोई टाइप्स हैं जो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस जिनके लिए फिक्स्ड हैं और वो वहाँ से उनका पूरा एक, जिसे कहते हैं ना कि पूरा एक राउट बना हुआ है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ से ट्रैफिक जो है वो आ जा रही है, ठीक है। सो yeast and higher eukaryotes, the nuclear periphery was classically considered as a zone of transcriptional repression owing to the presence of silencing factors. However, number of genes are dynamically targeted to the nuclear envelope upon activation. अब एक और चीज़ भी है ना कि जब जीन्स एक्टिव होते हैं, हमने ये जीनोम ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था, तो वो समटाइम न्यूक्लियर पेरिफेरी की तरफ जो है वो मूव करके जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी थोड़ी सी बात समझ आती है कि शायद ये पोजीशनिंग जो है ये फैसिलिटेट करती होगी ट्रांसक्रिप्शन और सब्सिक्वेंट जो उसका एक्सपोर्ट होनी है मैसेंजर आरएनए की टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब प्रिसाइज मैकेनिज्म जो है वो इसका नहीं पता, और बहुत सारे बीच में उन्होंने कुछ शो किए हैं कि एडिशनल फैक्टर्स हैं जो शायद इन्वॉल्व होते होंगे इसमें, लेकिन ये है कि एग्जैक्टली नहीं पता। और उन्हें कुछ एक दो मैकेनिज्म्स बताए हैं, जनरल मैकेनिज्म्स, ठीक है, जो कि अडेप्टर प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिक, जो कि टीदर करती हैं, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो फिर जो अडेप्टर प्रोटीन्स है वो एक तरह से मैसेंजर आरएनए को टीदर करते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ, और फिर वहाँ से उसकी एक्सपोर्ट जो है वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कि इसको अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए और बहुत सारा इस पे जो है वो रिसर्च चाहिए भी ना। अब इन्होंने फिगर 4 में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की भी है कि मॉडल प्रपोज किया है कि जैसे ही पोलीमरेज 2 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो आप ये देखें कि जो मैसेंजर आरएनए जो रेड कलर में शो किया हुआ, ठीक है, इसके साथ बहुत सारे वो कंपोनेंट्स बाइंड किए हैं और उसके बाद उनका कनेक्शन जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ ऑलरेडी बाउंड है, कुछ प्रोटीन्स उनके साथ बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से मॉडल प्रपोज किया है इन्होंने। अभी स्टिल आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, रिसर्च की, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि राइबोसोम बायोजेनेसिस का थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है।
Ribosome biogenesis in eukaryotic cells is highly regulated multi-step process. It requires transcription of precursor ribosomal RNA, pre-ribosomal RNA from ribosomal genes in the nucleolus, as well as the synthesis of ribosomal proteins in the cytoplasm, and the subsequent import of these ribosomal proteins into the nucleolus. In the nucleolus, the ribosomal proteins are then assembled with the nascent pre-ribosomal RNA. Ribosomal biogenesis and export has been mainly analyzed in Saccharomyces cerevisiae. And these studies reveal that more than 150 non-ribosomal factors associate transiently with the evolving pre-ribosomal particles on their way from nucleolus through the nucleoplasm into the cytoplasm, right? So you can say that it's quite a complicated process. So notably, the nuclear export machinery is not recruited at early stages of pre-ribosome assembly, that is during pre-ribosomal RNA synthesis, processing and modification, but only at later stage in the nucleoplasm when the pre-ribosomal particles have already undergone a complicated cascade of processing, maturation and quality control. फिर है कि export of ribosomal subunits. During the early stage of ribosome biogenesis, pre-60S and pre-40S particles are generated in the nucleolus, and these subsequently follow separate export routes. Currently, the mechanism of 40S subunit export is poorly understood. So far, it is only known that RAN cycle and CRM1 play a role. So several pre-40S assembly factors and ribosomal small subunit proteins have been implicated in 40S export, but it's not clear whether they are bona fide export adapters. ठीक है, इन्हीं के वो 100% वो उन्हीं के साथ ही अटैच करते हैं या फिर वो बाकियों को भी लेके तो एग्जिट कराते हैं वहां से, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ जो फिगर 5 है इसमें इन्होंने राइबोसोमल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स है वो शो किया हुआ है, ठीक है। और ये आप देखें कि न्यूक्लियस की साइड शो की हुई है जिसमें कि pre-60S है, फिर बहुत सारे अडेप्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, फिर रैन जीटीपी जो है वो अटैच होकर उसको फिर न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से बाहर रिमूव कराता है और फिर ये सारे फैक्टर्स रिमूव होते हैं अल्टीमेटली 60S जो है वो उसको फिर वो कराते हैं, ठीक है। और ये राइट साइड पे इन्होंने शो किया है पूरा कि न्यूक्लियस में से जो उसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के उसके वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन सबको बाइंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद उसके से मूव करके, ठीक है ना, तो सेंट्रल जो उसका रीजन बनता है न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स का, ये पूरा सिस्टम उसमें से मूव करके तो फिर साइटोप्लाज्मिक साइट पे कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे शॉर्टली। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, ये सेपरेटली इनकी सिंथेसिस होती है और ये इनका जो एक्सपोर्ट रूट है वो भी सेपरेट है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस के बाद ये सेपरेटली जो है वो कैरी करके तो साइटोप्लाज्म में आते हैं, ठीक है। तो इस पेपर को हमने बहुत ब्रीफली बस इन फिगर्स के जरिए से अंडरस्टैंड करना है। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टम की, तो हमें वहां पे सिर्फ ये पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसके सिंथेसिस जो है वो हो रही है, ठीक है। अब उसकी जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो होगा कि मैसेंजर आरएनए ने ट्रांसलेट होना है, ठीक है। सो वी हैव टू ट्रांसलेट द मैसेज। सो ट्रांसलेशन इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन in RNA into amino acid sequence information in proteins, right? So the language of RNA that was in nucleotides is now converted or translated into language of amino acids, right? So this translation process actually it follows the genetic code, right? So genetic code जो था वो कैसे elucidate जो था वो किया साइंटिस्ट ने, ठीक है। I'm sure all of you would be quite familiar with this कोडॉन टेबल, ठीक है। आप सब लोगों ने ये देखा हुआ है ना, पहले इससे फेमिलियर हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो एक्चुअली हाउ साइंटिस्ट एक्चुअली थॉट के कितने जो हैं वो कोडॉन्स होने चाहिए जो अमाइनो एसिड्स को इनकोड करते होंगे। We all know that DNA contains 4 bases, A, T, G, C, ठीक है, and proteins are encoded by 20 amino acids. So how we can get 20 or more coding units from 4 bases? Scientists thought कि अगर pair of bases use करें तो pair of bases जो है वो तो सिर्फ 4⁻² होगा, तो 16 possibilities बनती हैं जो कि
सफिशिएंट नहीं है अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, क्योंकि अमाइनो एसिड तो हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। तो अगर हम ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस यूज करते हैं, ठीक है, तो वो अरिथमेटिकली मैथमेटिकली ज़्यादा रीजनेबल लगता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट कोड जो है वो क्या 4⁻³ करें तो 64 पॉसिबिलिटीज जो है वो बनती हैं हमारे पास। तो अब हम देखें कि ये अगर इस तरह से देखें तो टोटल हमारे पास 64 जो है वो बनती हैं पॉसिबिलिटीज। अगर चाहिए अब 20 अमाइनो एसिड्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ये है कि जो एविडेंस और जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है हमारे पास उसके मुताबिक ऐसा ही है कि वी आर हैविंग 64 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और वो आपको इस जो कोडॉन टेबल है इसके अंदर आपको आसानी से आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो हमारे पास चूंकि आरएनए की लैंग्वेज है उसमें हमने यू यूज करना है, ठीक है, टी की जगह यू, सी, ए एंड जी। अगर आपके पास ये चारों बेसिस हैं और आप इनको इसी ऑर्डर में रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है, लिखते जाते हैं, तो फर्स्ट बेस आपके पास अगर लेफ्ट साइड पे देखें फर्स्ट बेस इन कोडॉन यू, सी, ए, जी, ऊपर अगर टॉप पे देखें सेकंड बेस इन कोडॉन, फिर उसी तरह यू, सी, ए, जी लिखें, और थर्ड राइट साइड पे थर्ड बेस इन कोडॉन करें और रो वाइज यू, सी, ए, जी लिखें, तो आपके पास सेंटर में सारे जो कॉलम्स हैं या रोज हैं उसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स को वो जो कॉरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो आ जाते हैं। आप इसको अगर रीड आउट करके देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, फर्स्ट बेस कोडॉन में यू है, टॉप पे देखें यू है, और उस फिनाइल की रो में देखें अगर राइट साइड पे आके तो यू है। इसका मतलब है कि फिनाइल एलेनिन का एक जो बनता है कोड वो यू 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 बनता है, सेकंड कोड इसका यू यू सी बनेगा, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन जो है उसके पास दो कोड्स हैं जिसकी बेसिस पे वो जो है अमाइनो एसिड, अगर आपके पास मैसेंजर आरएनए में यू 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 हो या यू यू सी हो तो ये दोनों जो है वो एनकोड कर सकते हैं फिनाइल एलेनिन को। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो ल्यूसीन के हमारे पास 6 कोडॉन्स बनते हैं, प्रोलीन के 4 बन सकते हैं, ठीक है, और बाकी सारे अमाइनो एसिड्स के जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट शो किए हुए इधर। आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास मैथ्योनिन का एक ही है, सिर्फ ए, टॉप पे देखें यू है और इसकी रो में देखें तो जी है, ए यू जी, ठीक है, ए यू जी एनकोड्स फॉर मैथ्योनिन, और मैथ्योनिन जो है वो आपके पास सिंगल उसको सिर्फ वो एनकोड कर, इसका जो कोड एक ही है कोड। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स बनते हैं, ठीक है, यू ए और यू ए जी, और फिर उसके बाद यू जी ए, ये 3 आपके पास स्टॉप कोडॉन्स हैं। अगर ये आपके पास मैसेंजर आरएनए में आते हैं तो दे डू नॉट एनकोड एनी अमाइनो एसिड, ठीक है, स्टॉप कोडॉन पे आके ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है या इसको अंडरस्टैंड करने में तो मुझे प्लीज बताएं ताकि मैं इसे और क्लियर कर सकूं। समझ आ गई है? नहीं तो इतना मुश्किल नहीं है। जी मैम। मैम इसकी नहीं समझ आई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये टेबल सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है कि अगर आप एक ही सीक्वेंस में आपको पता है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसमें हम ट्रिपलेट्स यूज करते हैं ना, 3 जो होते हैं आपके पास बेसिस, वो एक सिंगल अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं, ठीक है। तो उस रेफरेंस में हमने यहाँ पे पूरा टेबल बनाया हुआ है कि आपके पास टोटल 4 ही बेसिस हैं UCAG, ठीक है, आरएनए में। तो अब ये चारों बेसिस जो हैं, अगर आप फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस जो आपके पास बनती है मैसेंजर आरएनए में जो ट्रिपलेट की, उसको इस तरीके से लिखें तो आपके सारे के सारे अमाइनो एसिड्स को एनकोड कर सकते हैं, आप पूरा बता सकते हैं कि कौन सा कोड किसका है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखें तो आप उसको आराम से बता सकते हैं। मुजाहिदा, आप इसमें से कोई रीड कर सकते हैं खुद से? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ कि जी किसका देखें आप, प्रोलीन का जो है कोड कोई एक बताएं क्या है। प्रोलीन के 4 है ना टोटल हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? इसके लेफ्ट साइड पे देखें सी वाले मेन रो में आता है, सी है फर्स्ट बेस, टॉप पे देखें क्या आ रहा है मुजाहिदा? मैम टॉप है, टॉप पे भी सी है, ठीक हो गया। आप उसकी रो में देखें तो क्या आ रहा है? फर्स्ट रो में राइट साइड पे यू आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या होगा? सी सी यू, इसका मतलब है सी सी यू
एक जो हमारे पास है कोड, ये प्रोलीन को एनकोड करता है। अब इसके अलावा दोबारा फिर देखें आप सी सी सी, अगर सी 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 भी आता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए में, तो उसका क्या मतलब होगा कि ये प्रोलीन है, उसको एनकोड कर रहा है। इसी तरह से आप थर्ड देखें सी सी और ए, ये भी आता है तो ये भी प्रोलीन को इनकोड करेगा। फिर आप थर्ड देखें, फोर्थ देखें तो सी सी जी, ये भी प्रोलीन को इनकोड करेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? क्लियर। मैम स्टॉप कोडॉन को रीड कर लें। सॉरी मैम अब स्टॉप क्लियर कोडॉन। सही। स्टॉप कोडॉन को, अच्छा स्टॉप कोडॉन देखें, आपके पास यू ए और ए, उसके बाद यू ए और जी, और फिर तीसरा वाला बनता है यू जी और ए। ये तीन स्टॉप कोडॉन्स जब ये आपके पास इस फॉर्म में मैसेंजर आरएनए में आएंगे उसके सीक्वेंस में, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये किसी अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करते। ठीक है, जब स्टॉप कोडॉन पे ट्रांसलेशन मशीनरी पहुंचती है तो वहां पे वो स्टॉप कर जाती है। हम उसको भी डिटेल में देखेंगे क्या मेथड है। अभी जैसे मैं आपको इसका थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रही हूँ कि जो कोडॉन्स हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर, वो कैसे हम उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है इनमें ये किसी अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करते, इसलिए इनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सीटीडी जो डोमेन्स हैं, जी जी उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो सीटीडी डोमेन्स की फॉस्फोराइलेशन होती है, और वो फॉस्फोराइलेशन जो है वो 3 प्राइम एंड पे जो है वो एडेनिन ऐड करती रहती है, और वो रिकग्नाइज करती है कि कहाँ से जो है वो एक मैसेंजर आरएनए के फ्रैगमेंट को कट करना है। तो मैम वो रिकग्निशन इस स्टॉप कोडॉन की बेसिस पे होती है कि जहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ जाता है वहां पर फिर जो है वो उन प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट, उस सीटीडी को फॉस्फोराइलेट करके उन प्रोटीन्स को रिकग्नाइज करती है, और ए और यू ए जी को रिकग्नाइज करके उसको कट लगा देती है। नहीं, ऐसा है ऐसा है कि वो जो हमने ट्रांसक्रिप्शन का पढ़ा था ना, जैसे हम ये कहते हैं ना कि अभी हम देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए के पास 5 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम एंड होता है, उसको हम कहते हैं 5 प्राइम यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। जो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए की टर्मिनेशन होनी है, उसका मतलब ये है कि वो हम 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं तो हम 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पूरे ओपन रीडिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब ये है कि आपके पास एक स्टार्ट कोडॉन होगा मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर होगा, कुछ 20-22 शायद न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद पहला एयूजी, फर्स्ट एयूजी, उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास फर्स्ट कोडॉन है। उसके बाद ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन आते जाएंगे जो डिफरेंट अमाइनो एसिड को एनकोड करेंगे until we reach a stop codon। तो स्टॉप कोडॉन तो ट्रांसलेशन के लिए स्टॉप मैसेज है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन के आगे भी मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होगा, लेकिन वो 3 प्राइम यूटीआर होगा, उसका पर्पस ट्रांसलेशन के लिए नहीं होगा, बल्कि वो ट्रांसक्रिप्शन में और जो इसके मैसेंजर आरएनए की एक्सपोर्ट है और इसकी जो रेगुलेशन है वो उस पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, वैलिड है आपकी। अब होगी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रांसलेशन के लिए स्टॉप है। ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टॉप था वो हम पहले करके आ गए थे, और वो था जब वो ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टॉप था वो एक तो डीएनए के अंदर उसका सीक्वेंस था, और उसके बाद फिर जब मैसेंजर आरएनए सेल्फ सिंथेसिस हो गई थी तो उसके अंदर फिर पोलीएज ऐड हुए थे। ठीक है, तो वो तो 3 प्राइम यूटीआर काफी इस स्टॉप कोडॉन से बहुत बाद में जाके चीज है। ठीक है, इसका मतलब मैम जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी मैम, कोडॉन्स तो एक्चुअली उसी टाइम ऐड हो गए थे ना जिस टाइम ट्रांसक्रिप्शन हो रही जी जी थी। जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैम फिर इसका मतलब जहां पर स्टॉप कोडॉन आया होगा उसके साथ ही फिर पोली ए टेल लगनी होगी। नहीं 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 नहीं, स्टॉप ये कोडॉन के चीज मैम बाद समझ भी नहीं आ रही। नहीं, स्टॉप कोडॉन के बाद भी जो मैसेंजर आरएनए है वो कंटिन्यू होता है उसकी। एक सेकंड जरा होल्ड करना प्लीज।
हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, ये यस साया मैम। जी। हम ये बात कर रहे थे कि जो स्टॉप कोडॉन है ना, उससे आगे भी आपके पास मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस जो है वो होता है, ठीक है, लेकिन वो अमाइनो एसिड्स को एनकोड नहीं करता, ठीक हो क्या? वो उसका, इसीलिए तो हम उसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं ना, 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर, कि वो ट्रांसक्राइब तो होते हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होते। तो जब ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टॉप आना है उसका ताल्लुक ट्रांसलेशन के स्टॉप से नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का ताल्लुक है कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं वो स्टॉप टर्मिनेटर्स के वो कैसे हैं, और मैसेंजर आरएनए के इटसेल्फ जो 3 प्राइम यूटीआर है उसमें सीक्वेंसेस कैसे हैं, ठीक है। जैसे हमने ए सीक्वेंस आता है ना, उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसको रिमूव करते हैं वहां से। क्लियर हो गई बात ये? यस मैम, ठीक हो गया। ठीक है। यानी मैम पोली ए टेल के अंदर और 5 प्राइम कैप के अंदर जो है वो बेसिकली अनट्रांसलेटेड जो यूटीआर रीजन है उसके अंदर सिर्फ पोली ए टेल के अलावा भी बहुत से और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना? जी जी जी, और होंगे, लेकिन वो अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए ना, हमने जो मैम राइबो उनका फिर स्विचेस, फंक्शन क्या होगा? और भाई तुमने राइबो स्विचेस का नहीं पढ़ा, भूल गए हो? रेगुलेशन में उनका रोल होगा। इसके अलावा देखो ना, यस मैम, एक और ठीक चीज है, है। एक और चीज है कि स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक। लेकिन आप खुद सोचो कि इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए थी ना। 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर ना सिर्फ वो ओवरऑल स्टेबिलिटी देते हैं आरएनए को, बल्कि कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्सेस ने उसको रिकग्नाइज करना है, उसकी एक्सपोर्ट, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसमें हेल्प करना है। उसके बाद फिर जो राइबोसोमल मशीनरी है उसने इसको रिकग्नाइज करना है ना। तो ये जितने भी इसके आप कह सकते हो ना कि 5 प्राइम जो सीक्वेंसेस हैं और 3 प्राइम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो मैसेज है प्रोटीन के हवाले से या अमाइनो एसिड के हवाले से, वो तो स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन से स्टार्ट होगा, और सेंट्रल जो उसका पूरा है वो उसको रीड आउट करेंगे, ट्रांसलेट होगा ना, ठीक है। So now let's see the ribosomes and ribosomal structures, ठीक है। Prokaryotic ribosomes are composed of 2 multi-component subunits, 70s total, in total 70s कहते हैं, लेकिन 50s large subunit है और 30s small subunit है, ठीक है। और इसको एस जो वो सवेर्बिट यूनिट के लिए यूज होता है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो इनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है उसके रेफरेंस में 50 और 30 उस रेफरेंस में कहा गया है उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं राइबोसोम के। आप देखिए कि 23s राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कंपोनेंट्स हैं। लार्ज सब यूनिट में आपके पास 23s राइबोसोमल आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए, और उसके बाद फिर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, L1 L2 L3 सो ऑन। तो टोटल 31 प्रोटीन्स हैं जो कि लार्ज सब यूनिट के अंदर हैं। फिर आप लार्ज सब यूनिट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं 50s का, कि 23s जो कैसे असेंबल हुआ है और फिर 5s जो वो हुआ है। उसके बाद स्मॉल सब यूनिट को देखते हैं अगर, तो 16s राइबोसोमल आरएनए उसका कंपोनेंट है, और उसके बाद फिर जो प्रोटीन उसमें आ रही है वो S1 S2N स्मॉल से उसका उन्होंने शो किया हुआ है, और टोटल 21 प्रोटीन्स हैं जो कि स्मॉल सब यूनिट का पार्ट हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट है वो सेपरेटली उनकी असेंबली होती है और वो होते हैं। अच्छा, ribosomal RNA have a complex secondary structure, you all know it very well, and it's shown in the figure below as well. The function of most of the stem loop regions is to interact with one or other of the proteins present in the ribosome, and they act as a sort of scaffold to hold the structure together. यानी ये ribosomal RNA का structure show हुआ है। अब जो ribosomal RNA की जो proteins हैं, अभी आपने देखे 21 proteins हैं उसमें small subunit में, तो वो सारी जो है वो इंटरेक्शन करती हैं इसके साथ, और उसके बाद इसको होल्ड करती हैं और पूरा एक इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाती हैं, ठीक है। 3D structure of ribosome shows just how complex the structure actually is, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं 50s सब यूनिट का, ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक साइड से जो है वो शो हुआ हुआ है। और आप देखिए कि जो मोस्टली राइबोसोमल आरएनए वो ग्रे कलर के, ग्रे सिल्वर, और जो कलर्ड रीजन्स नजर आ रहे हैं वो सारी प्रोटीन्स हैं,
ठीक है। तो ये सारी प्रोटीन्स जो हैं वो आरएनए के साथ जो है वो इंटरेक्शन करती हैं और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके अच्छा, एक ओवरव्यू या सिंप्लीफाइड वर्जन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वो इस फिगर में शो हो रहा है, ठीक है। द राइबोसोम हैज टू मेजर कैटालिटिक साइट्स, पी साइट्स एंड ए साइट्स। अगर आप देखते हैं कि लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, फिर पिंक कलर का मैसेंजर आरएनए शो हो रहा है जिसमें 5 प्राइम एंड शो हो रहा है, 3 प्राइम एंड शो हो रहा है, कोडॉन्स नीचे शो हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड को कैरी करके लेके आ रहा है और उसके बाद फिर पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस जो है वो हो रही है। बहुत ही सिंप्लीफाइड सा वर्जन है, ठीक है, जो कि आप सब लोग इसको पहले देख चुके हैं, आपको इसका आइडिया भी होगा। एक्चुअल चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रहा है और उसके बाद आपके पास जो है जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कैरी करके लेके आ रहा है, अमाइनो एसिड अटैच कैसे हो रहे हैं ट्रांसफर आरएनए के साथ, और ये सारा स्टेप। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ पे देखो, हम चूँकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में अब ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होना है तो अमाइनो एसिड्स कहाँ से आ रहे होंगे और ये कैसे हो रहा होगा सारा प्रोसेस? कौन बताएगा मुझे? मैम ट्रांसफर आरएनए लेकर आएंगे ना अमाइनो एसिड्स को। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आएंगे। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए को कैसे पता चलेगा कि मैंने यही मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड है? रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं ट्रांसफर आरएनए के, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, तो उसके अंदर रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, वो रिकॉग्नाइज करेंगी, तो उसकी वजह से वो उसके साथ बाइंड कर देगा उसके साथ, और फिर वो एंटीकोडॉन साइट्स होती हैं वैसे भी राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ए, पी और ई। तो वो जो होता है ए साइड पे लाएगा, फिर वहाँ से शायद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, फिर वो पी साइड पे जाएगा, एटीपी रिलीज होता है एनर्जी के ज़रिए, फिर ई साइड से जब प्रोटीन फॉर्म हो जाती है तो जो नहीं, जो आप कह रहे हो ट्रांसफर आरएनए की रिकॉग्निशन साइट्स जो होती हैं, तो नहीं, अब उन रिकॉग्निशन साइट्स से अमाइनो एसिड को कैसे पता चल रहा होता है कि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्रांसफर आरएनए? मैम सीक्वेंसेस होते हैं ना जो ट्रांसफर मैम आरएनए एंटीकोडॉन साइट्स होती हैं लूप्स में, एंटीकोडॉन लूप्स होते हैं जिससे वो रिकॉग्नाइज करते हैं। मैम जिस तरह इधर फिगर में भी शो हुआ है कि ट्रांसफर आरएनए के नीचे 3 कोडॉन या एंटीकोडॉन, वो उसके साथ जो अमाइनो एसिड होगा उसके साथ बाइंड कर देगा, वो उसको लेकर आएगा वही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड और उसकी ट्रांसलेशन करेगा। और कोई मुझे आंसर देना चाहेगा इसमें? क्योंकि अभी ये बहुत करेक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है, ये पार्टली ठीक है। आप में से किसी ने अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का नाम नहीं सुना कभी? सुना है मैम। वो क्या करता है? मैम वो ट्रांसफर करते हैं अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आने पे, उसके साथ अमाइनो एसिड्स। असल में ये होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, कि ट्रांसफर आरएनए को कैसे पता चले कि ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड को कैसे आइडिया हो कि अच्छा जी मुझे इसी ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होना है, ठीक है। ये जो है ना आप कह सकते हैं इशू, ये सॉल्व करता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एक सिंगल एंजाइम नहीं है, अब हम इसी को डिटेल में देखने जा रहे हैं कि amino acyl tRNA synthetases are the main players which actually implement genetic code and they activate amino acids for peptide bond formation, ठीक है। यानी वो क्या करते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर आपको ये स्लाइड नजर आ रही है ना, स्लाइड 3, आपको ये प्रेजेंटेशन शो हो रही है ना?
जिसमें अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेसिस का मैं शो कर रही हूँ। शेयर हो रही है ना प्रेजेंटेशन? यस मैम। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ब्राउन से कलर का बड़ा सा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये अमाइनो एसिड आरएनए सिंथेटेज का हो रहा है और इसका जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया हुआ है कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड एटीपी बाइंड टू अमाइनो एसिड आरएनए सिंथेटेज। आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, ब्लू सर्कल में, इट बाइंड्स टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइट विद इन दिस एंजाइम और उसके बाद फिर एटीपी अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइट पे बाइंड करती है, ठीक है, और उसके बाद this amino acid is activated by the covalent binding of AMP and pyrophosphate is released. Then correct transfer RNA binds to the synthetase. अब synthetase की अपनी जो active site है वहाँ पे जो transfer RNA है वो आके bind करता है, ठीक है, और amino acid covalently उस transfer RNA के साथ attach होता है और फिर इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए वो चार्ज्ड हो गया है क्योंकि उस पर अमाइनो एसिड अटैच हो गया और अमाइनो एसिड इटसेल्फ एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि वो ट्रांसफर आरएनए के साथ उसकी बाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पस यही है कि ये देखता है कि कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरेक्शन और प्लस ये डिफरेंट किस्म के जो ट्रांसफर आरएनए उनको रिकग्नाइज करता है और फिर ये अमाइनो एसिड को भी रिकग्नाइज करता है और फिर ये जाके उनकी बाइंडिंग करा सकता है, ठीक है। अकेला ट्रांसफर आरएनए और अकेला अमाइनो एसिड इनको नहीं पता कि हमने कहाँ बाइंड होना है, ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए है या ये कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेसिस जो है ये एंजाइम्स जो है ना ये सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और ये हम इस रिएक्शन को कर चुके हैं जो कि स्लाइड में शो हो रहा है कि ओवरऑल अमाइनो एसिड एटीपी से अमाइनो एसिड एएमपी बनता है, फिर उसके बाद अमाइनो एसिड टीआरएनए एएमपी जो है उसकी एएमपी रिलीज होता है, उसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से वही उसकी केमिस्ट्री शो की हुई ओवरऑल उस रिएक्शन की कि पहले अटैक होता है ऑक्सीजन का उस अल्फा फॉस्फेट पे और उसके बाद फिर जो है वो अल्टीमेटली जो ट्रांसफर आरएनए का एसीसी साइट है उसका अटैक होता है, अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ओके, सो नाउ बट मैम ये चीज कैसे होती है कि कोडॉन के जो कोडॉन है वही वाला अमाइनो एसिड जो है वो उसके साथ अटैच हो? जी, ये अभी हम समझने जा रहे हैं, अभी हम यही समझने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करें और लेक्चर को फॉलो करें, अभी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो जनरली देयर आर टू क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेटेजेस, ठीक है। जनरल क्लासेस इनकी दो हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। Class 1 actually is responsible for the attachment of arginine, cysteine, glycine, glutamine, isoleucine, leucine, methionine, ठीक है, ये generally जो larger amino acids हैं उनके लिए। Class 2 is responsible to attach alanine, aspargine, aspartate, glycine, histidine और so on, ठीक है, जो थोड़े से comparatively smaller आपके पास amino acids हैं। So जो दोनों एंजाइम की हैं, एंजाइम्स की टाइप्स हैं, मेन डिफरेंसेस क्या है उनके बीच में? स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्लास 1 are mostly monomeric, ठीक है, मोनोमर है उसके अंदर, एंड क्लास 2 are basically dimeric, डाइमर दो पार्ट्स है, दो प्रोटीन के कंपोनेंट्स है, दो एंजाइम के कंपोनेंट्स है, ठीक है, एंड दे बाइंड टू डिफरेंट फेसेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब इनकी जो रिकग्निशन है कि ये कौन सा ट्रांसफर आरएनए को रिकग्नाइज करना है, वो डिफरेंट फेसेस जो ट्रांसफर आरएनए के उनको रिकग्नाइज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, while class 1 acylate the 2' hydroxyl of the terminal adenine group, class 2 synthetases they acylate the 3' OH group, ठीक है। अब इसको बारी बारी देखते हैं। क्लास 1 एंड क्लास 2 सिंथेटेसेस बाइंड टू डिफरेंट फेसेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। आप देखें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्लास 1 शो हो रही है और ये जो पिंक से कलर का आपको ये ट्रांसफर आरएनए शो किया हुआ, ठीक है। और आप इसमें जो आपके पास ये हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर है ये अमाइनो एसिड की आरएनए सिंथेटेज का है। ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आप देखिए क्लास 1 जो है वो ट्रांसफर आरएनए के बैक साइड पे समझे एक तरह से बाइंड कर रही है, लेकिन जो क्लास 2 है वो उसके ऑपोजिट साइड पे उसको रिकग्नाइज कर रही है। पहला डिफरेंस, ठीक है। सेकंड डिफरेंस था कि जो क्लास 1 जो थी वो कहाँ पे अटैच कर रही थी ट्रांसफर उसको अमाइनो एसिड को 2' एंड पे, और क्लास 2 वाले जो थे वो उसको 3' एंड पे अटैच करा रहे थे, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए का जो आखिरी वाला जो था CCA जो होता है उसके साथ अटैचमेंट जो अमाइनो एसिड की होती है उसकी 2' और 3' का डिफरेंस आ रहा है। और थर्ड पॉइंट जो था उसके अंदर था हाँ, उसमें उसकी क्लासेस थी कि मोनोमर और डाइमर है, ठीक है। अच्छा, अब एक्यूरेसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड्स ऑन करेक्ट चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनएस विद अमाइनो एसिड्स, ठीक है।
कि उस वक्त तक नहीं एक्यूरेसी आ सकती ट्रांसलेशन में जब तक एक करेक्ट जो अमाइनो एसिड है वो करेक्ट वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड ना करे. So transfer RNA synthetases, tRNA synthetases, they must link transfer RNAs with their correct amino acids. So tRNA synthetases actually recognize correct amino acids by specific binding to the active site and proofreading. tRNA synthetases, they recognize correct transfer RNA by interacting with specific regions of tRNA sequences. अब एक तो पता चल गया आप लोगों को कि दो मेजर क्लासेस हैं tRNA synthetases की, जिसमें से क्लास 1 क्लास 2. अब क्लास 1 के अपने कॉरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स होंगे, क्लास 2 के जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस है उनके अपने कॉरिस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स होंगे जिनको कि उसने उनके ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करना होगा. ठीक हो गया? अच्छा, अब आप ये देखें कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस यहाँ पे ब्लू कलर का पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर शो हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे शो कर रहा है द एसाइलेशन साइट ऑफ थ्रियोनाइल टीआरएनए सिंथेटेज contains a zinc ion that interacts with OH group of threonine. अब आप देखिए कि थ्रियोनीन जो अमाइनो एसिड है और जो वेलिन अमाइनो एसिड है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? थ्रियोनीन में OH ग्रुप है और उसकी जगह वेलिन में CH3 ग्रुप है. अब जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, जो थ्रियोनाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, उसकी एक्टिव साइट ही ऐसी है कि उसमें जिंक आयन है और उसकी वजह से वो थ्रियोनीन के साथ इंटरेक्शन करता है, लेकिन वेलिन के साथ वो उसको रिमूव कर देगा. अगर बाय चांस वेलिन आके उसकी एक्टिव साइट में बाइंड भी होता है तो वो उसको हाइड्रोलिसिस कर देगा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट में ऑलरेडी जिंक आयन है जो कि एक तरह से उसकी इंटरेक्शन जो है वो थ्रियोनीन के साथ ही हो सकता है. ठीक है, सेम अमाइनो सब अमाइनो एसिड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, दे डिफर ओनली बाय साइज. अब दूसरी एग्जांपल देखें कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो साइज में फर्क होते हैं. फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन और जो वेलिन है उनमें एक एडिशनल CH2 ग्रुप है आइसोल्यूसिन के अंदर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है उनका. ठीक है, तो अब इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस कैसे उसको टेक केयर करते हैं. आप ये देखें ट्रांसफर में चेंजेस हैं जो हम बात कर रहे हैं जी, ये जो चेंजेस हम कह रहे हैं ट्रांसफर आरएनए में होंगी? नहीं, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस में सिंथेटेज देखें, ASE जहां भी लगता है इसका मतलब ये कोई एंजाइम है. ठीक है, अब इसका नाम क्या शो कर रहा है? टीआरएनए सिंथेटेज का मतलब है कि ये ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन उसके साथ उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करानी. अमाइनो एसिड की अटैचमेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ जिस एंजाइम ने करानी है वो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है. ठीक है, जिसने अमाइनो एसिड की सिंथेसिस अटैचमेंट जो है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ करानी है. और हम उन दो समझ नहीं आता, वो एक दफा दोबारा समझा दें. जी मैम, जो आपने वेलिन वाला बताया वो दोबारा समझा दें, उसमें कंफ्यूजन थी. देखें, मैंने पहले आपको ये बताया कि जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस है ना, ये एंजाइम्स, इनकी दो जनरल क्लासेस हैं. अब ये जो दो जनरल क्लासेस हैं इनमें क्लास 1 क्लास 2 हमने कहा. क्लास 1 जो थी वो कंपैरेटिवली लार्जर अमाइनो एसिड्स को कर रही थी, अटैच करा रही थी. ठीक हो गया. क्लास 2 जो थी वो शॉर्टली स्मॉलर को करा रही थी. अब इसमें ये है कि जो ये एंजाइम है इसका अपना मैकेनिज्म है जिसकी बेसिस पे ये रिकग्नाइज कर सकता है अमाइनो एसिड्स को. आपको पता है कि 20 के 20 अमाइनो एसिड्स हैं. अब ये जितने भी और जो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम को उनको रिकग्नाइज करना होता है और जो करेक्ट वाला ही है वही उसकी एक्टिव साइट में रहना चाहिए ना. ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो अब अमाइनो एसिड्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं. अब हम बात करें कि वेलिन और आइसोल्यूसिन जो हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है इन दोनों अमाइनो एसिड्स का, ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें. सिर्फ CH2 जो है वो एडिशनल आइसोल्यूसिन में है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वेलिन की तरह का है इसका. ठीक है, तो अब एंजाइम जो है वो किस तरह से डिफरेंस करता है वेलिन में और आइसोल्यूसिन में. ठीक हो गया, हम इस चीज को देखने जा रहे हैं. आप ये देखें कि इस जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस हैं इनमें इनकी प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का होता है. दे हैव वन एडिटिंग साइट एंड दे हैव वन एक्टिवेशन साइट. ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ डबल सीव मैकेनिज्म के साइज की बेसिस पे अगर तो एक अमाइनो एसिड वैसे ही लार्ज है तो जो टीआरएनए आपके पास जो ये एंजाइम है ये उसको वैसे ही नहीं टेक केयर करेगा. क्लास 2 वाले ने अगर स्मॉल वाले को करना है तो वो उसको रिलीज कर देगा, एक्टिव साइट ही में नहीं आने देगा. ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास एक्टिवेशन साइट वो होती है कि अगर तो
करेक्ट अमाइनो एसिड आ गया है तो फिर वो उसको एक्टिवेशन साइट की तरफ लेके जाएगा और वो उसकी अटैचमेंट करा देगा ट्रांसफर आरएनए के साथ। लेकिन अगर उसका साइज ठीक नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज ठीक नहीं है, वो उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड वो जो सिंथेटेज है एंजाइम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है तो वो उसको रिलीज कर देगा और वो ट्रांसफर आरएनए से अटैच नहीं कराएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि कुछ और शो किए हुए हैं अमाइनो एसिड्स के, उनके डिफरेंसेस क्या है और जो आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है उसकी एक्टिव साइट किस तरह इसका ख्याल कर रही है। आप ये देखें कि आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज का प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जो है वो साइज की बेस पे किस तरह से है। ये देखें कि लार्ज एसाइलेशन साइट है इसकी। एसाइलेशन साइट का मतलब है कि वो रीजन होगा जहां पे अमाइनो एसिड फिट होगा और फिर ट्रांसफर आरएनए के साथ उसकी अटैचमेंट कराई जाएगी। ठीक है। और स्मॉलर हाइड्रोलिसिस साइट है। स्मॉलर हाइड्रोलिसिस साइट का मतलब ये है कि अगर कोई अमाइनो एसिड गलती से आ जाता है और उसका साइज फिट इन नहीं आता तो वो हाइड्रोलिसिस करके निकाल दे वहां से, वो उसकी अटैचमेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ नहीं होने दे। ठीक है। अब आप देखें करेक्ट एसाइलेशन होगी तो आइसोल्यूसिन जो है वो उसकी अटैचमेंट आप देखें कि टीआरएनए आइसोल्यूसिन ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ हो जाएगी। और अगर गलती से यहाँ पे वेलिन आ जाता है जिसका साइज स्मॉल है तो वो क्या होगा, लार्ज में तो वैसे फिट नहीं आएगा तो वो जाएगा स्मॉल साइट पे, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो उसके साथ अटैच नहीं होगा। क्लियर हो गया? तूबा आपको समझ आई है? इसका मतलब मैम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर अमाइनो एसिड्स हैं तो उसी तरह के स्पेसिफिक टीआरएनए सिंथेटेज भी होंगे 20। जी एग्जैक्टली। ओके मैम। ठीक है। वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो उनको आइडिया है कि ये हमारा अमाइनो एसिड है, इसको हमने अटैच कराना है। ठीक है। जो अब लेकिन देखें 20 डिफरेंट हैं, लेकिन ये कि अमाइनो एसिड्स तो मिक्स पड़े होते हैं ना। अब ये ऐसा तो नहीं होता कि सारे अमाइनो एसिड खुद ही चल के लाइन कतार में आ रहे हैं और वो अटैच हो रहे हैं करेक्ट एक्टिव साइट के साथ। ठीक है। उस पर तो चूंकि वो प्रोबेबिलिटी है कि करेक्ट अमाइनो एसिड आता है तो अब एंजाइम की एक्टिव साइट पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट को वो कैप्चर करेगी, अटैच करेगी, जो इनकरेक्ट होगा उसको उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगी और उसको रिलीज कर देगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल वेलाइल टीआरएनए वेल सिंथेटेज प्रूफ रीडिंग। अब यानी जो वेलिन की अटैचमेंट कराएगा वेलिन के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए के साथ, ठीक है, जो सिंथेटेज, उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे है। अब यहाँ पे देखें कि वेलिन और थ्रेओनिन की हमने बात पहले भी की थी। ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोफोबिक उसकी एसाइलेशन साइट है, यानी जो उसकी एक्टिव साइट है उसके अंदर ही हाइड्रोफोबिक सिचुएशन है। तो हाइड्रोफोबिक में ये होगा कि आपके पास जो वेलिन है ना वो तो करेक्टली उसमें फिट इन आ जाएगी, लेकिन अगर थ्रेओनिन आती है तो थ्रेओनिन जो है वो फिट इन नहीं आएगी क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है और वो उसके साथ जो है वो उसको फिर हाइड्रोलिटिक साइट जो है वो पोलर वाली उसकी है और उसमें जब वो बाइंड करेगी तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एक्टिवेशन नहीं होगी। ठीक है ना, नहीं एसाइलेशन नहीं होगी। एसाइलेशन मींस कि वो अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच नहीं होता है जब, तो उसे एसाइलेशन कहते हैं। मिस एसाइलेशन मींस कि वो फिर नहीं होगी। ठीक है। So the accuracy of protein synthesis depends on correct charging of transfer RNAs with amino acids. अभी तो हमने बात कर ली कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को किस बेसिस पे जो है वो उनका ख्याल करते हैं, ये प्रूफ रीडिंग करते हैं। अब ये ट्रांसफर आरएनए को कैसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं। So tRNA synthetases recognize correct transfer RNAs via using specific regions of tRNA sequences. अब हम देखते हैं कि tRNA recognition by synthetases, different recognition motive depending on synthetases. अब आप देखें कि जो डिफरेंट टाइप के सिंथेटेसिस है ना, क्योंकि सिंथेटेसिस प्रोटीन्स हैं, अब आपको पता है कि प्रोटीन्स के अपने स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उनके अपने पास डिफरेंट मोटिव्स होते हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग या दूसरी जो प्रोटीन्स हैं या दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो यूजुअली जस्ट अ फ्यू बेसिस आर इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन। अब हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें कि इट कैन इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीकोडॉन। ठीक है, यानी कुछ केसेस में ये हो सकता है कि खाली एंटीकोडॉन को ही रिकॉग्नाइज करता हो, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए मैथ्यूरिन को जो कैरी करेगा उसके केस में जो है ना एंटीकोडॉन, चूंकि वो एक ही है उसके पास कोडॉन, मैथ्यूरिन का एक ही कोडॉन होता है। ठीक है, उसको इस बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। स्टेम सीक्वेंसेस जो है वो भी रिकॉग्नाइज कर सकता है ट्रांसफर आरएनए के। फॉर एग्जांपल टी-आरएनए एलेनिन के केसेस में उसके स्टेम सीक्वेंसेस को ये जो सिंथेटेज है ये रिकॉग्नाइज करेगा। इसी तरह से बाकी दोनों रीजन रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, जैसे कि एंटीकोडॉन हो गया, स्टेम रीजन हो गया, या फिर लेस फ्रीक्वेंटली डी लूप और टी लूप बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज हो सकती हैं।
अब आप इसमें देखें कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर को देख चुके हैं और यहाँ पे सिंपल ये शो किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है इसका, ठीक है। हम इसको नहीं देखते, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टीआरएनए रिकॉग्निशन बाय अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे जो इन्होंने शो किया हुआ है ना रेड कलर के अंदर, वो शो किया कि अब ये रीजन जो है वो उसकी रिकॉग्निशन की जा रही है, यानी एलेनिन का जो ट्रांसफर आरएनए है उसका जो ये स्टेम रीजन है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, फिनाइलएलेनिन का जो है वो एंटीकोडॉन रीजन रिकॉग्नाइज हो रहा है, जो टीआरएनए सेरीन को लेके जाएगा अमाइनो एसिड को उसका ये दूसरा डी लूप रीजन जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे इस फिगर में ये शो हो रहा है कि थ्रियोनाइल टीआरएनए सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स विद टीआरएनए। आप देखिए ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर है पूरा ये इसका सिंथेटेज का है और फिर पिंक में जो है ये ट्रांसफर आरएनए का है। आप देखिए कि एक्सेप्टर स्टेम जो है वो इंटरेक्शन कर रहा है और एंटीकोडॉन लूप जो है वो लोअर साइड पे उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ये इनके इंटरेक्शन जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी एक्टिवेशन साइड और एडिटिंग साइड जो है वो शो की हुई है कि एक्टिवेशन जहाँ पे वो अटैच करेगा ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को। Okay, so this figure is actually just telling us the recognition sites on transfer RNA, and yellow circles they represent nucleotides and sizes of the circles are proportional to the frequency with which they are used as recognition sites by amino acid tRNA synthetases. यानी जितना बड़ा सर्कल है इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है कि ये रीजन जो ट्रांसफर आरएनए का होगा, क्योंकि जनरल पिक्चर है तो जनरल आपको एक इसमें मिल रहा है कि इस रीजन में ज्यादा इंटरेक्शन होगा अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का, और जहाँ पे छोटे सर्कल्स हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि कम कम वहाँ पे इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है असल में यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि जो नेक्स्ट अब मैंने स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा आपको फोकस उस पर चाहिए होगा ताकि आपकी कोडॉन और एंटी कोडॉन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। तो अभी तक कितना आपने एटीपी वाला जरा दोबारा बताइएगा। एटीपी वाला क्या मैम? वो था ना कि एटीपी एएमपी के अंदर कन्वर्ट होता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है स्टार्ट में। बिल्कुल मैम। ओके अच्छा, जो जनरल मैकेनिज्म है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का, ठीक है, उसके सिंथेसिस जब होनी होती है तो उसमें क्या है कि अमाइनो एसिड, और मैं आपको इसकी फिगर क्या से दिखाती हूँ, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें आपके पास अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट एक सेपरेट है, एटीपी बाइंडिंग साइट सेपरेट है, और उसके बाद क्लोज विसिनिटी में ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी बाइंडिंग साइट भी है एंजाइम, ठीक हो गया। अब हम ये कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड है उसकी अटैचमेंट होनी है ट्रांसफर आरएनए के साथ, ठीक। ट्रांसफर आरएनए खुद से अटैचमेंट नहीं कर सकता, इसको इस एंजाइम ही की जरूरत है जो कि हम जिसे हम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कह रहे हैं। तो अब ये है कि जो आपके पास एटीपी है वो एक करेक्ट ओरिएंटेशन में अपनी साइट पे बाइंड करती है, और जब इसके साथ जो एटीपी है वो उसका जो अटैक है वो उस अमाइनो एसिड के जो है वो उस पर होता है। आपको मेरे रिएक्शन से शो कर दी चाहिए, यहाँ पे देख लें अगर आप अमाइनो एसिड एएमपी फॉर्मेशन पहला स्टेप जो है उसका, ठीक है। पहला स्टेप देखिए कि लेफ्ट पे आपके पास अमाइनो एसिड शो हो रहा है जिसमें RC और NH3 और फिर O ग्रुप शो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो वो शो हो रहा है, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अटैक जो है अमाइनो जो एटीपी आपके पास, ठीक है, उसके अल्फा फॉस्फेट पे होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके यहाँ पे अटैक करता है और फिर पायरोफॉस्फेट जो है वो साथ में रिलीज हो जाता है PPI, और ये जो आपके पास अमाइनो एसिड है वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ आपके पास एडेनिन मोनोफॉस्फेट अटैच हो गया, ये एक्टिवेटेड हो गया एक तरह से, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेटेड जो आपके पास है अमाइनो एसिड, इस पे अटैक होगा अब किसका, ये जो है आपके पास ट्रांसफर आरएनए जिसके बिल्कुल एक एंड पे CCA और OH अटैच्ड है, OH उसका A के साथ अटैच होता है। अब वो जो ऑक्सीजन उसका है वो अटैक करेगा अगेन उसी बॉन्ड के ऊपर जो पहले पीछे जो है वो बनाया था हमने पिछले स्टेप में, ताकि वो फिर जो एडेनिन मोनोफॉस्फेट है वो AMP रिलीज हो जाए, ठीक है। अब वो जब रिलीज होता है जब वो रिलीज होता है तो फिर क्या होता है, इसका जो बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जब वो हो जाती है, ठीक है। समझ आ गई ये साया? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, इस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर कॉरिस्पॉन्डिंगली सेकंड स्टेप पे वो उसकी अटैचमेंट हो जाती है ट्रांसफर आरएनए के साथ।
अच्छा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो फार इस पार्ट में तो पूछें, वरना फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू कर लूँ। मैम एक साया ने क्वेश्चन पूछा था कि जो जिस तरह से आपने बाइंडिंग साइट बताई हैं कि बाइंडिंग साइट स्पेसिफिक होती हैं पोलैरिटी की बेसिस पे या साइज की बेसिस पे, तो मैम ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हर अमाइनो एसिड की, तो इसका मतलब है कि हर अमाइनो एसिड, उसने कहा था कि 20 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए जो सिंथेसिस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस हैं, हाँ वो 20 डिफरेंट होंगे। तो यानी ये भी 20 डिफरेंट होंगे, इसलिए स्पेसिफिसिटी हो रही है। जी जी, वो 20 डिफरेंट है ना, तो वो सारे, जी जी बोले मैम। ये जिस तरह से आपने कहा था कि क्लासेस होती हैं, जो क्लास 1 है वो लार्ज जो होते हैं नहीं, उनको लेकिन represent क्लास का मतलब general ये class है। नहीं, क्लासेस तो 2 जनरल क्लासेस है ना, ठीक है, लेकिन फिर उनके अपने कॉरिस्पॉन्डिंग हैं हर एक अमाइनो एसिड के लिए फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज भी है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब क्लास के अंदर भी डिफरेंट स्पेसिफिक हैं कि उनके एग्जैक्ट साइज के हिसाब से, जिस तरह अगर लार्ज साइज को रिकग्नाइज करती हैं तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जी जी जी, वेरिएशन होगी, हाँ जी बिल्कुल है। वो दो मेजर क्लासेस है ना, वो सब आपस में मैच नहीं करती, उनमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वेरिएशंस हैं उन एंजाइम्स में। और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अगला अगर थोड़ा हम सा जीन एडिटिंग कर रहे हो तो जी जी हम इसके ये जो टीआरएनए सिंथेटेज के जीन को अगर हम जो है वो नॉक डाउन कर दें या नॉकआउट ही कर दें तो उससे मैम जो है वो इसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा ना, ट्रांसलेशन ही नहीं होगी जीन की। ये सारा डिपेंड करेगा, आप अपने इसी सवाल का जवाब जो है ना, जब मैं आपको अगला वाला टॉपिक समझा दूंगी ना, तो आपने खुद ही मुझे देना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं ठीक है दे, मैम। क्योंकि अभी हम जो अगला टॉपिक अभी तो नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको वो क्लियर कराऊंगी, थोड़ा सा वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरह से समझे सारी इसकी ना ट्रांसलेशन की, और जेनेटिक कोडॉन और एंटी कोडॉन का रिलेशनशिप जो है वो उसकी बेसिस हैं, और वो ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी तरह से समझें। तो वो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ लेक्चर, कल हम जब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अपना वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और फिर बाकी जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे वो से देख लेंगे, ठीक है।